Hindi horror stories. मैं आरजे मोनिका बोल रही हूँ। रेडियो 18.9, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ आवाज़ें सच में सुनी जाती हैं। रात का ये हिस्सा जब शहर की रोशनी थक कर बैठ जाती है और गलियां अपने आप धीमी हो जाती हैं। हम उन लोगों की बात सुनते हैं जो कसम खाते हैं कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, वो आज भी उनके कमरे की हवा में तैर रहा है। अगर आपकी खिड़की के बाहर भी वही पतली सी सरसराहट आ रही है जो मेरी हेडफोन के भीतर उतर रही है, तो हाँ, शायद हम एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं। 3 छोटे बीप और एक सवाल। क्या तुम सुन रहे हो? मैं दिल्ली की हूं। दक्षिण दिल्ली वालों की भाषा में कहें तो बस नॉर्मल पीजी लाइफ। दूसरी मंजिल पर छोटा कमरा जिससे सामने की बिल्डिंग का आलसी सा टेरेस दिखता है। नौकरी नई नई लगी थी तो पीजी की मालकिन ने समझाया, हमने हर फ्लोर पर सीसीटीवी लगा रखा है बेटा, टेंशन मत लेना। कैमरों का लाइव फीड मोबाइल ऐप में भी दिखता था। एक स्क्रीन पर 4 छोटे छोटे बॉक्स, सीढ़ियां, गलियारा, मेन गेट और छत का कोना जहां हमेशा कूलर की मोटर गुनगुनाती रहती। मैं रात में देर से लौटती तो चलती चलती ऐप खोलकर देख लेती कि कहीं नीचे कोई अजीब सा साया तो नहीं खड़ा। शुरुआत में ये एक आदत जैसा था, फिर धीरे धीरे एक जरूरत। जिस रात ये सब शुरू हुआ मैं ओला से उतरी तो मेन गेट का कैमरा ब्लैक दिख रहा था, सिर्फ एक पतली सी हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे पुराने टीवी में सिग्नल टूट जाए। बाकी 3 फीड्स चल रहे थे। मैंने सोचा नेटवर्क इशू होगा और गेट पर लगी बेल दबाई। बेल की आवाज गूंजी तो मुझे लगा ऊपर कोई चाय डालते हुए कप रख रहा है। कांच की हल्की सी ठनक, दरवाजा खुला नहीं। मैं फिर से बेल दबाने वाली थी कि फोन में एक व्हाट्सएप वॉइस नोट पॉपअप हुआ। अननोन नंबर, 4 सेकंड का क्लिप। मैंने गलती से प्ले दबा दिया। उसमें बस 3 छोटे बीप थे और किसी की बहुत धीमी सांस, जैसे किसी ने बिल्कुल माइक के पास आकर फुसफुसाकर पूछा हो, क्या तुम सुन रहे हो? मेरे कानों में झनझनाहट हुई। उसी पल गेट अपने आप खुल गया। कोई नहीं था। ऊपर के कैमरे में मैंने खुद को देखा, गलियारे में खड़ी, फोन को स्क्रॉल करते हुए। बस एक बात अजीब थी, स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प 18:09 दिख रहा था, जबकि रात के 11 बजे थे। मेरे कमरे की घड़ी, साधारण दीवार घड़ी, उस दिन से गलत चलने लगी। मिनट की सुई जहां जहां ठहरती वहां बहुत हल्की सी टिक टिक के साथ एक अतिरिक्त क्लिक सुनाई देता, जो दीवार के भीतर कहीं से आता। मैंने घड़ी नीचे उतारी। पीछे की साइड पर कारखाने की स्टिकर के बीच में बॉल पॉइंट से घसीट कर लिखे गए छोटे अंक थे, 18.9। शायद किसी ने दुकान में लिख दिया होगा, पर मेरे सिर में वही फ्रीक्वेंसी घूमी, 18.9। मैंने हंसकर खुद को डांटा। रेडियो सुन सुनकर दिमाग में बैठ गया है। 2 रात बाद पीजी की मालकिन ने कहा कि सीढ़ी के कैमरे में गड़बड़ी है। उन्होंने ऐप का पासवर्ड बदल दिया। मैं बाहर से लौट रही थी तो नीचे गेट पर वही अननोन नंबर का कॉल आया। रिसीव किया, बस सांस, फिर वही 3 बीप। मुझे गुस्सा आया। कौन हो तुम? उधर से कुछ नहीं, सिर्फ इतनी धीमी सरसराहट की लगा सामने वाली बिल्डिंग की छत से हवा उतरकर मेरे मुंह तक आ रही हो। कॉल कट गया। मैं ऊपर चढ़ी। दूसरी मंजिल पर मेरे कदम रुक गए। गलियारे की लाइट जल रही थी, पर फर्श पर मेरे जूते के निशान के साथ एक और हल्का सा नम निशान दिखाई देता रहा,
जैसे किसी ने मेरे ठीक 5.5 पाँव पीछे रबर के सोल घसीटे हों। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और सीधा दीवार में फिट पुराने आईने के सामने खड़ी हो गई। मैं खुद को देख रही थी, पर आईने में कमरे की थोड़ी सी पैनोरामिक झलक भी दिखती है। बाएं टेबल, दाएं बिस्तर और एक छोटा लाल एलईडी जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। आईने के भीतर जैसे गहराई में जगमगाता हुआ रिकॉर्डिंग जैसा एक डॉट। मैं आगे झुकी। एलईडी धीरे धीरे 3 बार टिमटिमाया, ठीक वैसे जैसे किसी अनजान डिवाइस में रिकॉर्ड की पुष्टि होती है, और फिर बुझ गया। उसी समय मेरे फोन में एक वीडियो ऑटो डाउनलोड शुरू हो गया। 4 सेकंड 480p प्ले किया। मैं गलियारे में खड़ी थी, मेरी पीठ कैमरे की तरफ, मेरे बालों की एक लट मेरे कंधे पर। वीडियो के आखिर में एक साया मेरे कंधे से बस 1 इंच दूर आकर रुका और बहुत धीरे से बोला, क्या तुम सुन रहे हो? फिर स्क्रीन ब्लैक। टाइम स्टैम्प 18:09। अगले हफ्ते मैं ऑफिस में देर तक रुकी रही। टीम कॉल में सबके माइक म्यूट थे, पर मेरे माइक के पास कुछ फुसफुसाहट कैप्चर हो जाती। एडिटर में 3 पतली सी पिक्स एक नियमित अंतराल पर। बॉस ने कहा, तुम्हारे कमरे में फैन है क्या? मैंने हाँ कहा, पर उस रात मैंने फैन बंद रखकर सोया। फिर भी दीवार के भीतर से एक धीमा सा क्लिक आता रहा, हर 18-19 सेकंड में, जैसे किसी ने घड़ी की सुई के पीछे एक और छोटी सुई फिट कर दी हो। मैं उठकर दीवार से कान लगाती। क्लिक के बाद बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई पहला अक्षर बोलकर रुक जाता हो। आखिरी घटना मैंने खुद रिकॉर्ड की। मैंने 2 फोन लिए, एक से कमरे में 24/7 रिकॉर्डिंग, दूसरे से टाइम लैप्स। रात के करीब 12:30 बजे दीवार पर टंगी घड़ी की सेकंड की सुई अचानक पीछे घूमकर 18 पर टिक गई। उसी क्षण मेरे दरवाजे के नीचे से किसी ने बहुत पतली सी काली तार अंदर सरका दी, बस 1 इंच। मैं जम गई। तार हिली नहीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। तार गायब। नीचे फर्श पर नमी की बहुत हल्की सी लकीर, जो जूतों से नहीं, किसी बारीक रबर से बनती है, और गैलरी में लगे कैमरे का छोटा सा कांच, अंदर की तरफ से धुंधला, जैसे किसी ने अपनी सांस उसमें भर दी हो। जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो दोनों फोनों में अलग अलग चीजें कैप्चर हुईं। एक में सिर्फ कमरे की अंधेरी हवा, दूसरे में 3 बीप और एक प्रश्न, क्या तुम सुन रहे हो? जो मेरे ही मुंह की हरकत के साथ मैच करता था, जैसे वो आवाज मेरी नहीं थी, पर वही फ्रेम, वही होंठ। मेरे कमरे का आईना अब अखबार से ढंका है। घड़ी भी उतार दी। फिर भी कभी कभी ठीक 18:09 पर दीवार के भीतर से एक बिन शरीर सांस छूकर जाती है, जैसे किसी ने मेरे कान में बोल दिया हो, तुम सुन तो रही हो ना? रात वही है, फ्रीक्वेंसी वही। अगर आपकी आंखें आईने से बचती हैं, तो भी आवाजें कांच के बिना रास्ता ढूंढ लेती हैं। अगले किस्से में जो आप सुनेंगे, उसमें पहाड़ों के ऊपर बादल नहीं, कुछ और ही रुका रहा, और ड्राइवर ने कहा था, बस हवा है। 3 छोटे बीप,
क्या तुम सुन रहे हो? मैं कुल्लू मनाली रूट पर रात की बस चलाता हूँ। शिफ्ट रात 9 से सुबह 5। पहाड़ों में मोड़ों पर ड्राइवर अपनी सांस पहचानते हैं, कहाँ खींचनी है, कहाँ छोड़नी। उस हफ्ते भूस्खलन की खबरें थीं, मगर रूट खुला था। मेरे साथ कंडक्टर रवि, जो बैठते ही पुराना टेप रिकॉर्डर निकालता, कहता, नींद आती है तो स्टोरी सुनूंगा। धौलाधार की तरफ बादल चिपके थे, काले भारी जैसे पत्थर। ब्यास के ऊपर पुल पार करते ही फोन पर नेटवर्क गिर गया। हम सबके लिए ये नॉर्मल है, लेकिन उस रात बिल्कुल एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत दूर से 3 बार छोटी सी घंटी बजाई हो। बीप बीप बीप। रवि ने कहा, नेशनल हाईवे की चेतावनी टोन है शायद। मैंने सिर हिला दिया, बस चलती रही। लड़की ने छठी सीट से पूछा, भैया जीपीएस चल रहा है? मेरा लोकेशन फ्रेंड को दिख नहीं रहा। मैंने फ्रंट पैनल पर लगी स्क्रीन देखी। रूट सही, पर हमारे आगे ठीक 500 मीटर एक और बिंदु चल रहा था, उसी नंबर प्लेट के साथ, जैसे हमारी ही बस का क्लोन। हल्की सी फैंटम छाया। मैंने स्क्रीन पर टैप किया, बिंदु गायब। रुकी हुई हवा में सिर्फ डीजल की गंध थी और पहियों के नीचे तड़कते कंकड़। मोड़ के बाद टनल आती है। टनल की छत पर पुरानी पीली लाइटें और बीच बीच में काली अधेरी जेबें जहां प्रकाश गिरता ही नहीं। मैं हेडलाइट हाई बीम पर ले आया। उसी समय टेप रिकॉर्डर क्लिक करके खुद ब खुद ऑन हो गया। रवि ने घबराकर उसे बंद किया। टेप घूमती रही, धूम 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 की रगड़, फिर किसी की सांस और बहुत धीमी आवाज, क्या तुम सुन रहे हो? टनल के आखिर में जो काली दीवार होती है, बाहर की रात उससे हल्की लगती है। हम निकले तो पहाड़ के पेट से हवा निकली, एक सर्द सफेद सांस, जैसे खिड़कियों की दरार से फिसलकर केबिन में भर रही हो। आगे मोड़ पर चेतावनी बोर्ड था, धीरे चलें, भूस्खलन क्षेत्र। मगर बोर्ड की परछाई सड़क के दूसरी तरफ झुकी हुई थी, जैसे रोशनी कहीं और से आ रही हो। मैंने स्पीड कम की। तभी जीपीएस ने फिर डबल लोकेशन दिखाया, हमारा बिंदु और उसके आगे वही दूसरा बिंदु जो सटीक हमारी गति से चल रहा था। रवि बोला, कोई आगे बस तो नहीं? सड़क खाली थी। मैंने हेडलाइट फ्लैश की, कुछ नहीं। बस का सीसीटीवी मॉनिटर ऑन करके मैंने फ्रंट कैम फीड देखा। फीड में टनल की आखिरी पीली रोशनी अभी भी चमक रही थी, जबकि हम उससे बहुत आगे निकल चुके थे। और उस फीड में हमारी ही हेडलाइट का दूसरा जोड़ा 500 मीटर आगे जमीन पर तरल सी सफेद रेखा बनाता हुआ। हमने पुल के पास बस कुछ सेकंड रोकी। रवि उतरा और सड़क पर चिन्ह देखने लगा। पहिया निशान एक नहीं थे, 2 थे, बराबर बराबर, जैसे किसी ने हमारी बस की एक और परछाई को बहुत हल्के से दुनिया पर रख दिया हो। वो निशान नदी की तरफ मुड़े। मैंने रवि को वापस बुलाया। टेप रिकॉर्डर सीट पर खुला था। उसमें नया टेप कैसे आ गया पता नहीं, और उस नए टेप पर पेंसिल से लिखा था 18.9, रात की सांसें। रवि ने कहा, ये किसने लिखा? मैंने बस स्टार्ट की। मुझे लगा हमारी अपनी हेडलाइट की रोशनी सामने की चट्टान पर नहीं, किसी कांच जैसी चीज पर पड़ रही है, जैसे पूरा पहाड़ एक पतली शीशे की परत के पीछे सांस ले रहा हो। उस रात हम मंजिल पर पहुंचे, सब यात्री ठीक ठाक। पर सुबह जब मैं गैराज लौटा, मैनेजर ने कहा, तुम लोग कल रात 1:18 पर वापस आ गए थे क्या? गेट की बुक में एंट्री है। मैंने हंसकर कहा,
हम तो 4:50 पर पहुंचे हैं। उसने पन्ना दिखाया। इंक अभी भी गीली थी। एंट्री में मेरी हस्तलिपि थी और नीचे रवि का साइन। मैंने कलम उठाई। साइन की स्मृति मेरी उंगलियों में होती है। कल रात मैंने ऐसा कुछ साइन नहीं किया। तभी गैराज की छत पर लगे स्पीकर से बहुत धीमी सी हंसी आई, जैसे टेप को उल्टा चलाएं तो आती है। और फिर वही 3 बीप। रवि बोला, भाई टेप रिवाइंड हो रहा है। स्पीकर बंद था। समीप के पहाड़ अब भी धूप में काले थे और मेरे अंदर कहीं एक पतला सा धागा तना रहा जो रोड के हर मोड़ के साथ बजता। तिंग तिंग तिंग, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुम सुन रहे हो? कभी कभी सड़क हमें नहीं, हम सड़क को ले जाते हैं। एक नक्शे के ऊपर दूसरी स्याही से बना नक्शा। अगर आपके रास्ते के साथ कोई दूसरा रास्ता चुपचाप चलता दिखे, सावधान रहिए। अगले किस्से में समुद्र अपनी सिसकी नहीं, किसी और की सांस दोहराएगा। 3 छोटे बीप। क्या तुम सुन रहे हो? मैं दापोली के पास मछली पकड़ता हूं। कोकण की रातें शांत होती हैं। बस जाल के ऊपर नमक का पाउडर और दूर लाइट हाउस की आंख जो हर कुछ सेकंड में झपकती है। उस रात समंदर इतना साफ था कि चांद के 2 धब्बे पानी में अलग अलग तैर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य कांच बीच में रखा हो। हमारी नाव मेघ प्रिया के साइड पर एक छोटा AIS ट्रैकर लगा है। लोकेशन, स्पीड, सब। मैंने देखा स्क्रीन पर हमारे नाम की 2 एंट्री थीं, मेघ प्रिया और मेघ प्रिया। एक अक्षर गायब। दोनों की स्पीड एक जैसी, कोर्स एक सा। अजीब लगा। मैंने यूसुफ से कहा, शायद दूसरे पोर्ट की नाव है। उसने सिर हिलाया। नाम तो आखिर एक सा नहीं होता। हवा किनारे से खुलकर आ रही थी, जिसमें सूखी मिट्टी की हल्की सी गंध थी। दूर एक लाल बुआ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। साउंडर ने 3 छोटी बीप दी, जैसे नीचे कोई उथला हिस्सा आ रहा हो, पर पानी की गहराई सामान्य थी। फिर नीचे से धातु की बहुत हल्की सी ठक-ठक आई, जैसे किसी ने नाव की कील पर उंगली से दस्तक दी हो। मैंने नीचे झांका। पानी काला था, पर उसमें हमारी नाव की सफेद लकीर के साथ एक दूसरी लकीर चल रही थी, जैसे जुड़वां छाया। यूसुफ ने कहा, किसी ने हमारी AIDI कॉपी कर दी क्या? मैंने हंसने की कोशिश की। समुद्र में कौन कॉपी करेगा? रात के बीच जब जाल उलीचा तो उसमें मछली कम, पर प्लास्टिक की पारदर्शी शीटें ज्यादा फंसी थीं। पतली, चिकनी और ऐसी कि चांदनी उन पर से गुजरकर 2 टुकड़ों में बंट जाती। हम दोनों ने शीटें हटाईं। एक शीट पर बहुत महीन अक्षरों में काला मार्कर था, 18/9। मैंने सोचा किसी कंटेनर का कोड होगा। तभी लाइट हाउस की किरण घुमाकर हमारे ऊपर आई और 1 सेकंड के लिए हमने खुद को पानी में 2 बार देखा। एक असली, एक इतना महीन कि उसे लहरें भी ठीक से तोड़ नहीं पा रहीं। दूसरी नाव की परछाई हमारी ही लय में झूल रही थी, पर उसके किनारे पर नाम मेघ प्रिया साफ पढ़ा जा सकता था। रात के आखिर में जब हम वापस लौट रहे थे, रेडियो पर स्टैटिक भर गया। 3 छोटे बीप, फिर किसी की सांस। मैंने चैनल बदलने के लिए घुंडी घुमाई। स्टैटिक के नीचे से बहुत धीरे कोई फुसफुसाया, क्या तुम सुन रहे हो? यूसुफ ने तुरंत रेडियो बंद किया। चुप्पी, बस तरंगों का टूटना और दूर किनारे की एक अनाथ कुत्ते की भौंक। हमने जेट्टी पर नाव बांधी और घर चले गए।
सुबह मैं फिर जेट्टी गया। मुझे अपनी जाल में फंसी शीटें फेंकनी थीं। वहां 2 नावें बंधी थीं, हमारी मेघ प्रिया और दूसरी मेघ प्रिया इसी जेट्टी पर। मैं जड़ हो गया। दूसरी नाव पर भी हमारी जैसी खरोंचें थीं। काले पेंट के नीचे वही पुराने डेंट, जैसे किसी ने हमें धातु के सांचे में डालकर दूसरी बार ढाला हो। अंदर किसी के होने का कोई सबूत नहीं था। बस एक प्लास्टिक की शीट सीट पर पड़ी थी। उस पर काले मार्कर से लिखा, क्या तुम सुन रहे हो? मैं पीछे हट गया। पानी में प्रतिबिंबों की 2 लकीरें थीं, जैसे 2 जागती आंखें। जब लहर आई, दोनों छींटे एक साथ टूटे, पर एक में आवाज आई, हल्की, कांच जैसी, और दूसरी में हमारी नाव की लकड़ी की पुरानी खटखट। मेरी छाती के भीतर कुछ बहुत धीरे 3 बार बीप हुआ। मैंने छत की ओर देखा, कोई नहीं था। समुद्र अपने आप को वापस पढ़ रहा था, जैसे किताब की वही पंक्ति 2 बार छपी हो। अगर किसी रात आपके पास अपनी ही कोई दूसरी चीज आकर टिक जाए, आपका नाम, आपके कदम, आपकी नाव, तो याद रखिए, समुद्र लौटाने से पहले नकल बनाता है। अगले किस्से में मैदानों की रात, एक स्कूल, एक घड़ी और एक उपस्थिति मशीन जो किसी आदमी के बाद भी उंगली पहचाने। 3 छोटे बीप। क्या तुम सुन रहे हो? मैं पटना से बाहर नदी के पास के गांव में सरकारी स्कूल का चौकीदार हूं। रात मेरा होती है। कुर्सी, थर्मस और मास्टर जी की पुरानी दीवार घड़ी जो अब भी खटखट करती है। स्कूल के गेट पर नई बायोमेट्रिक मशीन लगी है। सुबह टीचर लोग उंगली लगाते हैं, दिन भर डिंग डिंग, इन आउट। रात में मशीन ऑफ रहती है। कम से कम हमने यही समझा। उस रात हवा ठंडी थी, कुत्ते दूर भौंक रहे थे और गलियारे के ट्यूबलाइट से छोटी छोटी सफेद कीड़े गिर रहे थे। मैंने रजिस्टर में राउंड बांधा और कुर्सी पर आंखें मूंद ली। तभी मशीन से बहुत हल्का सा बीप आया। मैंने आंख खोली। स्क्रीन ब्लैक थी, पर कोने में लाल एलईडी 3 बार चमका। मुझे लगा बैटरी लो का सिग्नल होगा। मैंने दरवाजे बंद किए और स्टाफ रूम की खिड़की से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। उस पर पिछले हफ्ते का प्रश्न लिखा था, समय क्या है? किसी बच्चे ने चौक से छोटा सा 18.9 लिख दिया था। शायद मजाक। मैंने सिर हिलाया। तभी गलियारे में पदचाप, बहुत धीमे, जैसे कोई फर्श को छुए बिना गुजर रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई। किसी का साया नहीं। फिर वही मशीन, बीप, और स्क्रीन पर एक नाम फुसफुसाहट की तरह उभरा, इन, मेरे ही नाम के साथ। मैंने डरकर उंगली लगाई। मशीन ने इन फिर दिखाया 2 बार, जैसे एक ही आदमी 2 बार अंदर आया हो। दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 9 पर अटक गई और सेकंड वाली ने 3 बार जल्दी जल्दी छलांग लगाई। कांच की सतह के भीतर, बहुत अंदर, किसी के उंगलियों की सिलुएट चमकी और मिट गई। रात के दूसरे पहर स्टाफ रूम के अंदर से खुरचने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। चौक की डिब्बी बाहर गिरी हुई थी और ब्लैक बोर्ड पर बहुत हल्के धूल से बने हुए अक्षर, क्या तुम सुन रहे हो? मैंने कपड़ा उठाकर पोंछा। धूल का बादल उठा। उस धूल में पैरों के पोर जितनी गोल गोल लकीरें थीं, जैसे किसी ने हवा के भीतर अपनी उंगलियां घुमाई हों। मैंने खिड़की बंद की। बायोमेट्रिक मशीन पर फिर आउट, मेरे नाम के सामने, और समय लिखा 18:09। मैंने घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। सुबह मास्टर जी आए। मैंने रात की बात बताई। उन्होंने हंसकर कहा, तुम डर गए होंगे, बैटरी का झोल होगा। फिर उन्होंने उंगली लगाई। मशीन ने उन्हें आउट दिखाया, जबकि वे अभी अभी अंदर आए थे। मास्टर जी की नजर ब्लैक बोर्ड पर अटक गई। धूल साफ थी, पर धूप की किरण में छोटे छोटे कण
एक ही जगह गोल गोल घूम रहे थे, 3 छोटे घेरों में, जैसे कोई हवा में भी चौक से लिख सकता है, बस बहुत धीरे। उस रात मैंने स्कूल बंद नहीं किया। मैंने देखना चाहा कि कौन आता है, कौन जाता है। 12 बजे के बाद गेट की छड़ें खुद ब खुद हिलीं और मशीन ने इन दिखाया। मेरे ऊपर एक और इन, नाम वही, उंगलियों का पैटर्न वही। मैंने टॉर्च के साथ गैलरी की दीवार पर कान लगाया। दीवार के भीतर बहुत हल्की सांस चल रही थी, जैसे क्लासरूम के पुराने नक्शे के पीछे कोई पढ़ रहा हो। क्या तुम सुन रहे हो? सुबह मैं थर्मस में चाय डाल रहा था, तभी मशीन ने बिना उंगली के आउट किया। 3 बीप और स्क्रीन पर मेरे नाम के नीचे छोटा सा नंबर 18.9। आज भी पंचिंग के समय मेरे अंगूठे का हरा गोला 2 बार जलता है। पहले मैं अंदर जाता हूं, फिर मैं। और ब्लैकबोर्ड की धूल, अगर धूप ठीक कोण पर हो तो धीमे धीमे मेरे कान के पास घूमती है, जैसे कोई अदृश्य बच्चा फुसफुसा रहा हो। सर, समय क्या है? हमारे अगले और आखिरी किस्से में कांच अपना खेल खुद खेलेगा। शहर गुलाबी है, हवेलियां पुरानी, और कैमरे ये याद रखने से इनकार कर देंगे कि आप कभी थे। 3 छोटे। क्या तुम सुन रहे हो? मैं जयपुर में फ्रीलांस फोटोग्राफर हूं। पुरानी हवेलियों के लिए डॉक्यूमेंटेशन करता हूं। एक हवेली, मोतीलाल कोठी, को एयरबीएनबी में तब्दील किया जा रहा था। मुझे कहा गया कि पहले और बाद की फोटो बनाऊं। कोठी की छत पर हवा अलग तरह से बहती है, जैसे किसी पुराने संगीत का आखिरी सुर अटका हो। पहली शाम मैंने ग्राउंड फ्लोर के दालान में ट्राइपॉड सेट किया। लंबी शटर स्पीड, खाली रास्ते, पुरानी जगमगाती पीली रोशनी। हर 30 गज में दूर की दीवार पर एक छोटा लाल बिंदु नजर आता था, जैसे कोई रिकॉर्डिंग लाइट। मैंने सोचा सीसीटीवी की रिफ्लेक्शन होगी, पर जब मैंने दीवार छुई, वहां कुछ नहीं था। फिर भी फोटो के हर फ्रेम में उस बिंदु का स्थान थोड़ा थोड़ा बदलता, और तीसरे फ्रेम में उसकी जगह पर बहुत महीन अक्षर उभरे, 18.9, जैसे दानेदार शोर से किसी ने अंक खींच दिए हों। दूसरी रात मालिक ने आईने पोंछने के लिए लोग भेजे। बड़े बड़े वेनीशियन शीशे, जिनमें पूरा दालान अपने आप दुगना हो जाता। मैंने कैमरा आई लेवल रखा और सेल्फ टाइमर पर कुछ टेस्ट शॉट्स लिए। लेंस के सामने मैं, मेरे पीछे दालान। पहला फ्रेम मैं, दूसरा मैं थोड़ा धुंधला, तीसरा मैं नहीं, बस मेरा कैमरा, मेरा ट्राइपॉड और दीवार पर लाल बिंदु। ऐसा नहीं कि मैं गायब था। आईने में एक औपचारिक सी जगह खाली थी जहां मुझे होना चाहिए था। मैंने हड़बड़ाकर शॉट्स ट्रैक किए, एक के बाद एक, जैसे कोई इरेजर फ्रेम दर फ्रेम मुझे पहुंच रहा हो। और उसी शॉट्स की सीरीज के मेटा डेटा में कैमरा शटर काउंट एक एक नहीं, 3-3 बढ़ रहा था। हर क्लिक पर 3 क्लिक गिनती। स्क्रीन ने डींग मारते हुए 3 छोटी ध्वनियां दी, बीप पीप पीप। मैं ऊपर की मंजिल पर गया, जहां कमरे के भीतर छोटे छोटे दर्पण टंगे हैं, सामने पेंटिंग्स। एक पेंटिंग में राजस्थानी आदमी का चेहरा था, मूछें, पगड़ी, पर उसकी आंखों में बहुत पतली आधुनिक चमक थी, जैसे किसी कैमरे की ग्रीन एलईडी। मैंने फोटो ली। एलसीडी पर प्रीव्यू में मैं ठीक पेंटिंग के सामने खड़ा था। 1 सेकंड के लिए लाइव व्यू में मेरी गर्दन के पास किसी की सांस की हल्की धुंध दिखी, और फिर गायब।
फोटो सेव हुई। प्रीव्यू में मैं नहीं था, बस मेरे कैमरे की पट्टी हवा में, जैसे किसी ने मेरे ऊपर से मुझे काट दिया हो। उसी पल मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात फोल्डर में 5 नई छवियां, सब में दालान, एलईडी का लाल बिंदु और फ्रेम के कोने में फुसफुसा कर लिखा, क्या तुम सुन रहे हो? तीसरी रात में कमरा लॉक करके बैठ गया। कपाट बंद, खिड़की बंद। कैमरा टाइम लैप्स पर हर 10 सेकंड में एक फ्रेम। मैंने कमरे की बीच वाली मेज पर एक छोटी शीशे की प्लेट रखी और उसके ऊपर चौक से एक कोला बना दिया। पहला घंटा कुछ नहीं। दूसरे घंटे के बीच में टेम्परेचर एकदम गिरा। सांस मुंह से धूंध बनकर निकली। टाइम लैप्स के फ्रेम में चौक गोलाई के भीतर धूल खुद ब खुद घूमने लगी। 3 छोटे घेर और घेर की परिधि पर बहुत महीन अक्षरों में 18.9। कमरे के कोने में लाल बिंदु टिमटिमाया और कैमरा बिना शटर दबाए 3 बार क्लिक की आवाज करने लगा। मैंने उसे खींचकर बंद किया। फिर भी क्लिक। स्क्रीन ब्लैक। फिर भी क्लिक। तीसरी क्लिक के साथ मेज की शीशे की प्लेट पर एक छोटा सा बाल जैसा दरार बना और उस दरार के भीतर से किसी ने बहुत धीरे कहा, क्या तुम सुन रहे हो? सुबह जब मैंने फाइलें ट्रांसफर की, मेरे नाम से कोई फोल्डर नहीं था। कैमरे ने मुझे जो भी कहा उसने खुद रख लिया। गैलरी व्यू में थंबनेल्स चलते हैं। हर 10वें थंबनेल पर एक खाली जगह मेरे आकार की, जैसे किसी ने पूरी हवेली की यादों से मुझे मिटाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ताकि टूटने की आवाज ना आए। मैंने आईना कपड़े से ढंका। लाल बिंदु कपड़े के भीतर भी चमका। फिर 3 बार धुंधला हुआ और खामोशी। मैं आरजे मोनिका। अगर आपने इन 5 आवाजों में एक ही सांस की चिकनाहट महसूस की हो तो ये संयोग नहीं। कुछ फ्रीक्वेंसियां जगह नहीं देखती। आईना हो, पानी हो, पहाड़ हो, मिट्टी हो, बस उन्हें एक पतला रास्ता चाहिए जहां से 3 छोटे बीप निकल सकें। मैं यही कहूंगी, रात में अगर कोई आपसे वही सवाल पूछे जो आपने अभी अभी सुना, तो जवाब मत दीजिए। आवाजें जवाब से बढ़ती है। बस रेडियो धीमा कर दीजिए और खिड़की का पर्दा थोड़ा और भींच दीजिए। अगली रात हम फिर मिलेंगे, यहीं इसी ठंडी सिसकारी पर। क्या तुम सुन रहे हो?